बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 56, मंडे, अप्रैल 21। लास्ट वीक हम लोग बात कर रहे थे, हमने बात की रेडियो के हवाले से, और मेरे ख्याल में आप लोग के लिए एक लेक्चर बड़ा चशमकुशा रहा होगा कि किस तरीके से रेडियो जो है उसको भी आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने लर्न किया कि ये ना समझो कि टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ आपका एआई होती है, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ प्रोजेक्टर होता है, स्मार्ट बोर्ड होता है। ये नहीं होता। हर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी को, जिसको आप लोग ने आजकल ऑब्सोलीट समझ लिया है, उसको भी आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने कुछ तरीकों का जिक्र किया था, और जिसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है सेसमी स्ट्रीट और डोरा दी एक्सप्लोरर जैसे शो हैं। अगर से वो टेलीविजन के हैं, रेडियो के नहीं हैं, बराए मेहरबानी पेपर में सवाल है तो आपने उसमें सेसमी स्ट्रीट और डोरा दी एक्सप्लोरर का जिक्र नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मकसद आप लोग को ये समझाना था कि जिस तरीके से टीवी, जो कि एक नॉन इंटरेक्टिव मीडिया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने इस नॉन इंटरेक्टिव मीडिया को उन्होंने यूज किया फॉर एजुकेशन, तो इसी तरीके से किस तरह से आप लोग रेडियो को भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं, इंगेजिंग बना सकते हैं। उसके बाद हमने पॉडकास्ट के हवाले से बात शुरू की। पॉडकास्ट की हमने डिटेल में हिस्ट्री में बात की, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने पॉडकास्ट का वर्ड तो सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा पॉडकास्ट आया कहाँ से। अब आप लोग को ये भी समझ में आ गया। और एक बड़ी ऑब्वियस सी बात आप लोग ने नोट की होगी कि यार हमारे पास अब कंटेंट ज़्यादा हो गया। पहले क्या होता था कि टीचर जो है, बेटा टेक्स्ट बुक पढ़ लो, फिर क्या होगा, बेटा ये रेफरेंस बुक पढ़ के आ जाना, फला टीचर को पढ़ लो। फिर ज़माना आ गया नोट्स का, तो हर कोई नोट्स पे लग गया। अच्छे टीचर बहरहाल उस वक्त भी रेफरेंस बुक ही रेकमेंड करते थे। अब क्या है कि आप लोग बच्चों से कहते हैं बेटा यूट्यूब पे पढ़ के आना, विकीपीडिया आर्टिकल देखकर आना। लेकिन आप लोग के पास एक और सोर्स का इजाफा हो गया, जो कि है पॉडकास्ट। अब अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें रेलिवेंट पॉडकास्ट के एपिसोड निकाल कर कह सकते हैं बेटा वो भी सुन के आना। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, बेटा क्लाइमेट चेंज में फला का इंटरव्यू वो सुन के आना। अब पॉडकास्ट के अंदर इंटरव्यू है, मोनोलॉग है, आपका पैनल डिस्कशन है, लेकिन सबको आप लोग बड़े एहसन तरीके से अपने क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 21st सेंचुरी के हवाले से जब बात की थी तो हमने कहा था देखो अब एआई आ चुकी है, बच्चा एआई यूज़ कर रहा है, तो हम किस तरह से बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह को इंश्योर करें कि बच्चे के अंदर ये स्किल फॉस्टर कर रहे हैं। तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये पॉडकास्ट है। बच्चा पॉडकास्ट सुनेगा तो उससे अपने मतलब की नतीजा अखज़ करेगा। फिर हम असाइनमेंट्स के लिए भी कह सकते हैं कि बेटा तुम्हारा काम ये है कि इस बारे में तुम जो है इस पे कोई पॉडकास्ट की एपिसोड रिकॉर्ड करो, या तुम जो है कोई यूट्यूब चैनल बनाओ। जैसे अब मिसाल के तौर पे आप लोग का प्रैक्टिकम होता है, प्रैक्टिकम पे आप लोग जाते हैं, करके आते हैं, कराची यूनिवर्सिटी उसी लिहाज से आप लोग का वाइवा लेता है। लेकिन आप लोग को नजर आ रहा है हमारी अपनी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं हम लोग जूम पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आज के दौर पे टीचर के लिए ज़रूरी है कि उसको पता हो कि अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी वो कैसे पढ़ा सकता है, टेक्नोलॉजी के साथ वो कैसे पढ़ा सकता है। बगैर टेक्नोलॉजी के पढ़ाना उसके लिए मतलब काफ़ी, ये वाला स्किल काफ़ी नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना उसको आना चाहिए। तो क्या हो पता मुमकिन है आने वाले सालों में ये भी हो कि जी आपके वाइवा के साथ साथ ये कहा जाए कि जी आपने यूट्यूब पे लेक्चर डिलीवर करना है, और यूट्यूब पे आप लेक्चर कितना इफेक्टिवली डिलीवर कर रहे हैं उसकी रोशनी में हम आपके मार्क्स का फैसला करेंगे। ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और टेक्नोलॉजी के बगैर चारा या गुजारा नहीं है। अब मेरा आप लोग से सवाल है, आप लोग के ख्याल में एक टीचर के अंदर आईसीटी के कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, चलो, और आगे कुछ? ओके, उसके अंदर असेसमेंट का तरीका आना चाहिए, तो क्या? ठीक है, देखो देखो, क्रिटिकल थिंकिंग असेसमेंट दोनों तो एक जनरल बात है, आईसीटी के हवाले से बात बताओ। हम्म। इन्फोग्राफिक्स टेक्नोलॉजी यूज करना आना चाहिए, और कुछ? ठीक है। अब देखो, जो लोग इन्फोग्राफिक्स और जो लोग गूगल स्लाइड या पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं वो बड़े स्पेसिफिक लेवल की स्किल की बात कर रहे हैं। देखो, हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि टीचर में किन कॉम्पिटेंसीज का होना जरूरी है। कॉम्पिटेंसी बुनियादी तौर पे तीन चीजों का मजमुआ होती है। एक तो होता है नॉलेज, दूसरा स्किल, और तीसरा वैल्यूज या एप्टीट्यूड। मसलन आपके अंदर क्या ड्राइविंग की कॉम्पिटेंसी है? सबसे पहली बात, आपके पास क्या ड्राइविंग की नॉलेज है? आपको रूल्स रेगुलेशंस का पता है, ट्रैफिक लॉस का पता है? नंबर वन। नंबर टू, क्या वाकईतन आपको स्किल आते हैं ड्राइविंग करने के? गियर बदलना आता है, ब्रेक लगाना आता है, गाड़ी को पिकअप करना आता है, स्टार्ट करना आता है, ये तमाम चीज़ें आपको आती हैं? अच्छा, स्किल किस लेवल का आता है? सिर्फ ये नहीं कि यार मैं गाड़ी जो है ना सीधी सड़क पर सही चला लेता हूँ लेकिन टर्निंग मुझसे नहीं हो पाती, या शार्प टर्न नहीं कर पाता, या कंजेस्टेड गलियों में मैं ट्रैफिक ड्राइव नहीं कर पाता,
या ये कि मैं जो हूँ फॉर एग्जांपल उसमें काम नहीं कर पाता, या मैं गाड़ी को पार्क नहीं कर पाता, रिवर्स नहीं कर पाता, तो आपके पास स्किल नहीं है। तो आपके पास नॉलेज भी ज़रूरी है और स्किल का भी होना ज़रूरी है। और तीसरी जो चीज़ है वो है आपके पास वो क्या एप्टीट्यूड, वो वैल्यूज़ हैं जो ड्राइविंग के लिए ज़रूरी हैं। कि आप उन लोगों में से तो नहीं है जो सड़क पे जब गाड़ी लेकर आते हैं तो वो समझते हैं कि गाड़ी जो है मेरे अब्बाजान की है, ठीक है, और मैं आराम से इस गाड़ी के ऊपर जैसे चाहे दंडराता हुआ फिरता रहूँ। क्या ऐसा एटीट्यूड तो नहीं है? क्या आप गाड़ी में टर्न करने से पहले साथ वाले को तो नहीं देखते कि भाई साथ वाला आ रहा है, इसको देखते उसका ख्याल रखते हुए चलो? क्या ऐसा तो नहीं करते कि पीछे दूसरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के उसको बार बार हॉर्न देते डिपर मारते रहते हैं? ठीक है, आपके पास ये तमाम चीजें मौजूद होगी, नॉलेज, स्किल और वैल्यूज, तभी आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तभी हम कहेंगे कि जी आपके अंदर ड्राइविंग की कॉम्पिटेंसी मौजूद है। हम इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि आईसीटी के लिए वो कौन सी कॉम्पिटेंसीज का टीचर में अंदर होना जरूरी है, वो कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है। आपने बात की इंफोग्राफिक की, आपने बात की मिसाल के तौर पे गूगल स्लाइड्स की, पावर पॉइंट की। देखो ये स्पेसिफिक स्किल्स तो हैं, लेकिन क्या इसके अंदर नॉलेज आ रही है? क्या इसके अंदर वैल्यूज आ रही है? नहीं आ रही। एज ए टीचर हमारा काम यह है कि हम जो है एक होलिस्टिक अप्रोच को मनाएं और हम स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस ना करें। मसलन मैं आपसे पूछूं कि हाँ जी बेटा आपका जो उमर स्टूडेंट है कहाँ पहुंचा? उमर ने मुझे जवाब दिया कि सर वो जो इस बुक का उसने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 3 पे अभी पहुंचे नहीं है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है, मैंने पूछा यही सवाल तो मुझे तूबा ताहिर ने जवाब दिया कि देखिए मेरा जो स्टूडेंट है उसके अंदर लेवल 1 का जो वोकैबुलरी है वो उसको आ गई है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश में बात कर लेता है, उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई है कि वो डिक्शनरी से वर्ड्स का मीनिंग खुद निकाल लेता है। दोनों जवाबों में फर्क नजर आया? एक जवाब क्या है बुक के स्पेसिफिक, और दूसरा जवाब क्या है स्किल्स की बात कर रहे हैं। हमारे निज़ाम की खामी ये है कि हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आखिर में काम वही वाला करते हैं कि हम किसी किताब के ऊपर, किसी नोट्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, हम स्किल्स के बारे में बात नहीं कर रहे होते, लेकिन हमें स्किल्स की बात करनी चाहिए। आपको जो एजुकेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप लोग को अभी यहाँ पे करिकुलम वगैरह पढ़ाया जाता है, करिकुलम डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, उन सब का मकसद यही होता है कि यार आप लोग जो है वो, आप लोग का माइंडसेट ब्रॉड हो, आप लोग जो है छोटी छोटी बातों से निकल के बड़े लेवल की बातों पे आए और बच्चे के तमाम तरह स्किल्स के ऊपर तवज्जो दें, होलिस्टिक अप्रोच बनाए। आप लोग को फिर ये इशू नजर आएगा अपने स्कूल्स के अंदर भी, जब ज्वाइन करेंगे वहां पे बातें बड़ी बड़ी की जाएंगी, लेकिन जब आप बच्चों को चैप्टर 1 चैप्टर 2 पर ही पूरा टाइम लगाएंगे कि बच्चे में इतना स्किल डेवलप हो जाए कि चैप्टर 4 5 फिर वो खुद पढ़ ले, तो इस बात को अमूमन स्कूल वाले या पेरेंट्स पसंद नहीं कर देंगे। पेरेंट्स बोलेंगे अभी तक चैप्टर 1 पे अटका के रखा हुआ है। तो भाई चैप्टर 1 पे इसलिए अटका के रखा हुआ है कि बच्चा अभी से वो स्किल सीख ले जिसकी मदद से वो चैप्टर 3 4 5 6 पढ़ सके। तो बहरहाल ये हमारे सिस्टम की खामी है। अलबत्ता पढ़ाने का सही तरीका तो यही है कि हम बच्चे के अंदर स्किल्स के ऊपर, कॉम्पिटेंसीज के ऊपर तवज्जो दें। अब सवाल ये होता है कि जब हम आईसीटी की कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं तो टीचर के अंदर वो कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए? ठीक है, देखो आप लोग अब एज ए कंज्यूमर ना सोचो, आप लोग एज ए स्टूडेंट ना सोचो, आप लोग को कोर्स असाइन किया जा रहा है। ओके, महा आपसे कहा जा रहा है कि महा आपने जो है फॉर एग्जाम्पल फातिमा पब्लिक स्कूल के लिए आपने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है, और ये बनाने के बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर सके, टीचर्स जो है टेक्नोलॉजी यूज कर सके। तो टीचर्स के अंदर कौन कौन से स्किल्स का होना जरूरी है? आप वर्कशॉप डिजाइन कर रही हैं, अब जवाब दें। ओके, चलो अब मैं आगे चलता हूँ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ तुम लोग को शायद नजर आए। देखो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल तो टीचर के पास ये होना चाहिए कि डिजिटल टूल्स को वो टीचिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने बात की पावर पॉइंट की, तो सिर्फ पावर पॉइंट सीख लेना काफ़ी नहीं है, पावर पॉइंट को क्लासरूम में यूज़ कैसे करना है। आपको ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे या आप लोग पता चलेगा पूरी स्लाइड पूरी 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 कहानी लिखी हुई होगी, तो बच्चा बोलेगा कि मैं खुद ही पढ़ लूँ, मुझे ज़रूरत क्या पड़ी आपकी लेक्चर सुनने की। या दूसरे तरीका ये होता है कि टीचर स्लाइड देख देख के पढ़ रहा होता है, बच्चा बोलता है अगर मैंने वहीं से देख के पढ़ना है तो मुझे आपसे सुनने की क्या जरूरत है। टीचर को टेक्नोलॉजी सिर्फ यूज करना ना आती हो, उसको सिर्फ पावर पॉइंट इस्तेमाल करना ना आता हो, उसको साथ ही साथ उसको इफेक्टिवली एजुकेशन में यूज करना आता हो। अब उन सॉफ्टवेयर को तो हम पिक एंड चूज कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो समझ में आती है ना कि भाई टीचर के साथ डिजिटल स्किल भी हो और उसको इफेक्टिवली टीचिंग में इस्तेमाल करना भी आता हो। आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? आगे चलते हैं। अगला जो स्किल टीचर के लिए जरूरी है कि भाई कब
और कैसे उसने टेक्नोलॉजी को क्लास के अंदर उसने इंटीग्रेट करना है। ऐसा टेक्नोलॉजी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी को आपने इफेक्टिवली क्लास के अंदर कब और कहाँ यूज करना है। शायद कोई ऐसा असाइनमेंट हो जहाँ पे बाय हैंड एक्टिविटी बेहतर है, शायद कोई ऐसा असाइनमेंट हो जहाँ पे कोलैबोरेशन बेहतर है, शायद कोई ऐसा असाइनमेंट हो जिसमें अकेले काम करना बेहतर है। कहाँ और इसी में किस में टेक्नोलॉजी यूज करनी है, किस में मिलके काम करना है, या किस में बाय हैंड काम करना है, राइट। तो टीचर को पता हो कि मैंने किस मौके पे टेक्नोलॉजी यूज करनी है, किस मौके पे यूट्यूब वीडियो दिखानी है, और किस मौके पे मैंने बच्चे को अपने ट्रेडिशनल मेथड से लेकर चलना है। तो वो लकीर का फकीर ना हो, उसके अंदर ये ना हो कि जी अब मैंने टेक्नोलॉजी सीख ली तो बस मैं हर जगह जाके टेक्नोलॉजी 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 का डंडा मारता रहूंगा। मैं ये देखूंगा कहाँ पे टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज करना मेरे लिए बेहतर है या कहाँ पे नहीं है। जो चीज बेहतर है, जहां पे उसको मुनासिब लगे वहीं पर वो टेक्नोलॉजी को यूज करे। अब बात समझ में आ रही है मैं किस तरह से बात कर रहा था, कि जब हम कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम हायर लेवल की बात करें, हम स्पेसिफिक चीजों की बातें नहीं कर रहे। एक और चीज, इसके अंदर अपने डिजिटल टूल्स को और इन्वायरमेंट को, रिसोर्सेज को मैनेज करने की सलाहियत हो। भाई आपका काम करते करते अचानक ही प्रोजेक्टर से काम करना बंद हो गया, क्या टीचर के लिए जरूरी नहीं कि उसको पता होगा जब मैंने किस तरह से इन मसलों को हल करना है। क्या हर दफा ऐसा होगा टीचर जो है भागे भागे जा रहे हैं कि भाई फलां को बुलाओ आके मेरा प्रोजेक्टर सही करे। अगर एक टीचर जो है, जैसे कि आप लोग देख भी चुके, बाज़ दफा बुला लिया गया कि भाई वो फला जगह प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, तो क्या ऐसे टीचर को आप बोलेंगे कि आईसीटी में कॉम्पिटेंट है? नहीं है। सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना देना काफी नहीं है, सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना काफी नहीं है। बात ये कि क्या आप इन तमाम छोटी मोटी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाज दफा मुझे बुलाया गया कि यार वो डिस्प्ले नहीं आ रहा, पता चला कि भाई सिर्फ एक की दवाई डिस्प्ले आना शुरू हो गया। फर्क सिर्फ इतना था कि उनको समझ ही नहीं आता कि प्रोजेक्टर की और विंडोज की सेटिंग्स क्या होती हैं। क्या ऐसे टीचर को हम कॉम्पिटेंट बोलेंगे? ठीक है। तो आपके लिए भी जरूरी है कि भाई आप लोग के अंदर की ट्रबल शूटिंग के छोटे मोटे स्किल्स आने हो। हमारे यहाँ इन चीजों को लोगों ने बस समझ लिया कि हमारा काम थोड़ी, तो अहमकाना बात है। ऐसे बंदे को कहीं आप लोग खुद बता दें कि आप लोग ऐसे टीचर को समझते हैं कि आईटी में कॉम्पिटेंट है? नहीं समझते, तो दूसरे का भी ऐसे ही है। ठीक है, दूसरे के लिए भी ऐसे ही कि भाई वो आईटी में कॉम्पिटेंट उसी वक्त समझा जाएगा, आईसीटी में कॉम्पिटेंट जब वो इन तमाम अपने एनवायरनमेंट को, डिजिटल टूल्स को मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता। एक और बात, क्या वो इस बारे में तैयार है टेक्नोलॉजी को यूज करने पे? अभी आज ही प्रिंसिपल साहब से बात हो रही थी एआई के हवाले से कि जी अभी हम लोग जो वर्कशॉप करवा रहे हैं उसमें हम एआई को भी कवर करें। ठीक है जी, बिल्कुल कवर करना चाहिए। और वहां पर यही वाला पॉइंट आया कि हमारे बच्चे तो एआई तैयार यूज करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे टीचर्स एआई को यूज करने को तैयार नहीं है। बल्कि देखा जाए तो हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को ही यूज करने को तैयार नहीं है। तो एआई तो बहुत दूर की बात है। क्या हमारे टीचर्स ने अपने असाइनमेंट्स को अपग्रेड किया एआई के हवाले से? नहीं किया, बहुत सारों ने नहीं किया। वो अभी तक यही कर रहे हैं कि बस हैंड से टाइप करके ले आओ, हैंड से राइट करके लाओ, तो हमने एआई को बीट कर दिया। तो बहरहाल हमारे टीचर्स के अंदर भी ये सलाहियत हो, ये एडेप्टेबिलिटी हो, ये एप्टीट्यूड हो, ये वैल्यूज हो कि भाई हमने क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज करना है। सर हबीब अहमद आप लोग से क्विज करवा रहे हैं? सर हबीब अहमद नहीं पढ़ रहे। खैर सर हबीब अहमद जो है अपनी इवनिंग की क्लास के अंदर वो क्विज वगैरह भी, ऑनलाइन क्विजेस भी करवा रहे हैं। अब बाकी लोग भी तो कर सकते थे, लेकिन सर हबीब अहमद ने कहा कि जी मैंने ये सिस्टम समझना है, सीखना है, इसको अपनी क्लास के अंदर यूज करना है। तो अगेन ऐसे बंदे को हम कहेंगे हाँ जी ये कॉम्पिटेंट है, क्योंकि चेंज के एक्सेप्ट करने को रेडी है। आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, वो मैंने पॉइंट क्लास में कई दफा जिक्र किया, कुछ जहन में आ रहा है? आप समझ में आ गए ना मैं बात क्या कर रहा था कॉम्पिटेंसीज की? अब तुम लोग के जहन में कोई पॉइंट आ रहा है तो बताओ। ठीक है, और कुछ? गुड, शाबाश। टेक्नोलॉजी का इथिकल यूज। याद है मैंने कितनी दफा क्लास में बात की कि आज के दौर में अगर आप कहीं से इमेज लेते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसको आइडेंटिफाई करें ये इमेज आपने कहाँ से लिया है। अगर आप जो है किसी भी सोर्स को ले रहे हैं तो उसको वेरीफाई करें। याद है इन्फोग्राफिक के अंदर बार बार मैंने एग्जाम्पल दी थी कि मैंने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप टीचर के लिए भी जरूरी है कि वो इथिक्स को भी समझता हो। वो ये ना करे कि दूसरे काम को ऑनलाइन कॉपी पेस्ट करके अपने काम के तौर पर प्रेजेंट करता रहे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों के अंदर भी इसी चीज को ट्रांसफर करें कि बेटा एक और चीज होती है जिसे कहते हैं प्लेजरिज्म। ठीक है, सही कहा मैंने? ओके। तो बाज़ दफा अल्फाज जबान से बिल्कुल चढ़ नहीं पा रहे होते, तो बच्चों को गाइड कर सके भाई तुमने किसी का काम उठा के सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, तुमने जो है उसको अपने अल्फाज में पैराफ्रेज करके तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर नजर आए। सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देने से तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं समझा जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज का पता हो। अब जब टीचर को खुद ही सिक्योरिटी इश्यूज का नहीं पता, बच्चों को क्या पढ़ाएगा? बच्चों को कहाँ से एजुकेट करेगा? ठीक है, अगर एक हम लोग जब इस कॉलेज में लैब हमें मिली तो हमने देखा कि एक टीचर का ईमेल अकाउंट कंप्यूटर पे खुला हुआ था।
इसका मतलब तो ये है कि जी हम उस ईमेल अकाउंट पे जाकर उस टीचर के नाम से किसी को भी ईमेल भेज दें। ठीक है, मुझे अभी स्टूडेंट्स ने बताया कि जो हमारी फोटोकॉपी की शॉप है वहाँ के कंप्यूटर पे एक टीचर का अकाउंट, ईमेल अकाउंट खुला हुआ है। अब अंदाजा लगाओगे उस टीचर का ईमेल, यानी कि यहाँ भी है किसी और टीचर का, वहाँ किसी और टीचर का, लेकिन क्या ये अब्यूज मुमकिन नहीं है कि उनके अकाउंट से लॉगिन करके हम किसी को भी ईमेल भेज दें? हम प्रिंसिपल साहब को ईमेल भेज देते हैं, ठीक है, और उसमें उठपटांग बातें लिख देते हैं, तो वो प्रिंसिपल क्या बोलेगा? वो बोलेगा तुमने मुझे भेजी, टीचर से कहेगा ना। तो ये चीज टीचर के लिए भी जरूरी है कि वो सिक्योरिटी इश्यूज को समझता हो, अब बच्चों में भी सिक्योरिटी को ट्रांसफर करने की उसके अंदर सलाहियत हो। आखिरी पॉइंट, जैसा कि नीलम ने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर हमारे टीचर्स के अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एबिलिटी हो, क्योंकि आईसीटी के हवाले से हमें ये बात ऑब्वियसली नजर आ रही है कि आईसीटी एक ऐसी चीज है, टेक्नोलॉजी के अंदर मुस्तकिल चेंज आ रहा है। चंद साल पहले तक एआई का कोई नामो निशान नहीं था, और अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें एआई ना हो। बल्कि बाज दफा बंदा कहता है भाई जान छोड़ो यार हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हर चीज में एआई को उन्होंने डाला हुआ है। तो अब टीचर के अंदर सलाहियत होगी अपने अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, कंटिन्यूस लर्निंग की, तभी वो इन चीज़ों को अपने आप को एक कॉम्पिटेंसी के साथ आईसीटी को अपनी क्लास के अंदर यूज कर सकेगा। अब ये वो दौर नहीं रहा, ये वो ज़माना नहीं रहा कि आपने चंद साल जो कुछ पहले पढ़ा था अभी तक आप उसको कंटिन्यू करें। आपके लिए लाजिम है कि वक्त के साथ साथ अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। अभी जितने अच्छे स्कूल्स हैं उनके अंदर वहाँ पे एआई के हवाले से बात शुरू हो गई है, स्टीम या स्टेम के हवाले से बात हो रही है, ऑन्टरप्रीन्योरशिप के हवाले से बात हो रही है। वो ये समझते हैं कि आने वाला दौर जॉब मार्केट के हवाले से बड़ा बुरा दौर है। आने वाले दौर के अंदर बच्चे के अंदर ऑन्टरप्रीन्योरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई अब आप अगर टीचर जो है, अगर आप लोग जो है, अगर मैं जो हूँ अपने आप को अपडेट ना करें, इन तमाम चीज़ों से बदलते हुए हालात के हिसाब से अपने आप को मैनेज करने की ना कोशिश करें, तो क्या हम एक अच्छे टीचर बनेंगे? ठीक है, तो ये तमाम स्किल्स होंगे तभी आप एक कॉम्पिटेंसी, आप टीचर की कॉम्पिटेंसी कहलाएगी कि हाँ जी वो टीचर आईसीटी के अंदर कॉम्पिटेंट है। क्या ये सारे पॉइंट समझ में आए? कोई अख्तिलाफ, कोई चीज़ रह गई हो? ठीक है, देखो कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर भी ये सवाल आ जाता है, आईसीटी की कॉम्पिटेंसीज क्या है, टीचर के अंदर की कॉम्पिटेंसीज का होना जरूरी है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आप लोग ने नेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड का नाम सुना है? नाम सुना है, पढ़ा किसी ने? हुकूमत पाकिस्तान ने 2009 के अंदर एक स्टैंडर्ड निकाला। ठीक है, इस स्टैंडर्ड को बनाने वाले थे मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री थी उसने एक स्टैंडर्ड निकाला और उसने कहा हमारे पूरे पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले टीचर्स के अंदर इन इन स्किल्स का होना ज़रूरी है, वो इन स्टैंडर्ड्स को लाजमन मीट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोग ने नहीं पढ़ा तो मुझे बहुत हैरत है, लेकिन बहरहाल ये आप लोग के पेपर में भी सवाल आ जाता है। और इसके अलावा डिफरेंट सब, ये जाहिर सी बात है कि उन्होंने सिर्फ आईसीटी के लिहाज से नहीं बनाया, ये उन्होंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के डिफरेंट हर कोर्स हर क्लास के लिहाज से बनाया। मैं इसका लिंक आप लोग से शेयर कर दूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि इस लिंक को जरूर पढ़ें, उस पीडीएफ को जरूर पढ़ के समझने की कोशिश करें वो बात क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये वो सलाहियतें हैं जो हमारे टीचर्स के अंदर लाजमी होनी चाहिए। अब उनमें से कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्टली आईसीटी से बनता है, हम उसको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले, अच्छा ये तकरीबन 10 के करीब स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इनका नाम है पाकिस्तान नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, पाकिस्तान का कौमी स्टैंडर्ड, कौमी पैमाना जिस पे तमाम टीचर्स को उतरने की कोशिश करनी चाहिए, NPSTP, पाकिस्तान नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। अब उसके अंदर जो स्टैंडर्ड नंबर 7 है, स्टैंडर्ड नंबर 7 का ताल्लुक तो है डायरेक्टली आईसीटी से। वो कहता है कि हमारे टीचर्स को आईसीटी को एम्प्लॉय करना, यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो नेशनल स्टैंडर्ड है टीचर्स के लिए वो भी आपसे डिमांड करता है भाई तुम्हें आईसीटी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको आईसीटी नहीं आती तो आप पाकिस्तान की कौमी मीज़ान के ऊपर, जो स्टैंडर्ड के ऊपर आप पूरा नहीं उतरते। ठीक है, बात समझ में आई? इसके अलावा उनके कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं जो भी रेलिवेंट है आईसीटी से। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड नंबर 4, स्टैंडर्ड नंबर 4 का जो ताल्लुक है वो है लेसन प्लानिंग से। ओके, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि आप लोग को ये स्टैंडर्ड्स पता होंगे, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड्स के बारे में डिटेल में स्लाइड्स तैयार नहीं की, और जो मेरे 4 ईयर के स्टूडेंट्स थे तो उनको तो इस बारे में पता था। ओके, बहरहाल मैं आप लोग के साथ वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड नंबर 4 जो है वो है लेसन प्लानिंग के एतबार से। अब इसके अंदर आईसीटी कैसे इन्वॉल्व होती है कि भाई स्टैंडर्ड नंबर 4 के अंदर लेसन प्लानिंग के लिए भी आप डिजिटल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है सिमुलेशंस तैयार कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल्स की मदद से, अपना ऑनलाइन रिसर्च की मदद से अपना एक बेहतर लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 4 जिसका ताल्लुक लेसन प्लान से, वहाँ पे इनडायरेक्टली
ICT आपको इन्वॉल्व नजर आ रहा है। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड 5 है। स्टैंडर्ड 5 का ताल्लुक है असेसमेंट से। वंस अगेन असेसमेंट के अंदर भी हमें ICT का रोल नजर आ रहा है। आप ICT की मदद से असेसमेंट कर सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं काम। कैसे? क्विज़ेस के जरिए से। हम लोग जिस तरीके से डेटा जनरेट कर रहे हैं, रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, आप लोग का स्कोर बोर्ड बना हुआ, क्या वो ICT नहीं है? वो भी ICT है। तो आप लोग किस तरीके से अपने क्लासेस के अंदर अपने टीचिंग के अंदर बजरिया ICT असेसमेंट को आप बेहतर बना सकते हैं। तो स्टैंडर्ड नंबर 5 का ताल्लुक है असेसमेंट से, लेकिन इस असेसमेंट के अंदर भी ICT हमें इन्वॉल्व नजर आ रहा है। जब आप स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपने ये नहीं करना कि अगर उसमें उन्होंने लिखा हुआ वाजे तौर पे ICT तो आपने कहा हाँ जी ये ICT है। आपने अपना जहन खोल के देखना है कि इसमें किस किस जगह पे मैं ICT को यूज कर सकता हूँ। फिर हम आगे बढ़े, हमारा स्टैंडर्ड 6 है। स्टैंडर्ड 6 का ताल्लुक जो है वो है लर्निंग एनवायरनमेंट से। अब लर्निंग एनवायरनमेंट महदूद सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम के एनवायरनमेंट से नहीं है। इसके अंदर भी ICT आ जाती है। अगर आपके पास डिजिटल रिसोर्सेज हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करना है, राइट? आपकी क्लास के अंदर डिजिटल रिसोर्सेज कैसे मैनेज करना है, क्लास के अंदर आपने एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, क्योंकि क्लास जो है सिर्फ आपकी फिजिकल नहीं हो रही है, ऑनलाइन भी क्लास हो रही है। ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन क्लास के अंदर बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी आपको ICT यूज होते हुए नजर आ रही है। आखिरी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 9। स्टैंडर्ड 9 का ताल्लुक है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उसका ताल्लुक है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, वो डिमांड करता है कि जी स्टैंडर्ड 9 के अंदर कि टीचर जो है हमारा वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता रहे, अपने अंदर मुस्तकिल इम्प्रूवमेंट लाता रहे। और मुस्तकिल इम्प्रूवमेंट तो मुमकिन ही नहीं है जब आपके पास ICT ना हो। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? अब कल के लिए जो लेक्चर में तूबा सिद्दीकी साहबा आपने रिकैप देना है, आपने नेशनल प्रोफेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स को, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स को पढ़ के आना है और आपने असल में उसी पे बात करनी है। समझ में आई बात? आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि सर आपने कवर नहीं किया तो मैंने किया। जितने भी स्टैंडर्ड्स है, कितने स्टैंडर्ड है, क्या है, पढ़ के आना है, उसको आपने अलग अलग कल रिकैप के अंदर समझाना है। ठीक है, अच्छा बस ये थोड़ा सा हमारे यहाँ मसला हो जाता है कि B.Ed 4 ईयर और B.Ed 2.5 के स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ा सा फर्क है। B.Ed 4 ईयर का थर्ड सेमेस्टर है तो उनको नेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स का सारा अच्छी तरह से पता था, आप लोग को नहीं पता। बहरहाल आप लोग से मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग के लिए लाजिम है कि आपको पता हो कि 2009 के अंदर पाकिस्तान की रियासत ने वो किन तवक्कुआत का इजहार किया कि हमारे टीचर्स इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा पूरा उतरता हो। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का नाम सुना है किसी ने? क्या यूनेस्को? उमर? हाँ, ठीक है। क्या यूनेस्को क्या चीज है, क्या है? सुमैया भाई, पहली जगह अजीम के बाद, पहली जगह अजीम वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोगों ने मिलकर एक तंजीम बनाई जिसका नाम रखा लीग ऑफ नेशंस। और इस उम्मीद पर बनाई थी कि जी लीग ऑफ नेशंस के बाद आपस में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और आपस में सब प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहेंगे और जो भी ममालिक के दरमियान आपस में इख्तलाफ होंगे वो लीग ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म पर रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ नाकाम रही और बहुत जल्द तकरीबन 2 दिहाइयों के बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। दूसरे जंग अजीम के अख्ताम पे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद रखी और यूनाइटेड नेशंस का मकसद भी यही कि जो तमाम दुनिया की कंट्रीज उसकी मेंबर हो और मिलजुल के हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आपस के इशूज़ को रिजॉल्व कर सकेंगे। अलबत्ता बिल्कुल मेरे ख्याल में इसराइल वाले मसले की वजह से बिल्कुल वाज़ेह हो गया अभी जो कुछ सिचुएशन चल रही है कि बाज़ मौक़ों पर यूनाइटेड नेशंस भी फेल हो गई। बहरहाल तो यूनाइटेड नेशंस का क़याम 1945 में हुआ और उसी के साथ कुछ ज़ेली इदारे बनाए गए जिसमें से एक ज़ेली इदारा है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को की बुनियाद रखी गई 1945 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस के अंदर और इसका काम यही था कि दुनिया भर के अंदर उसने तमाम मेंबर कंट्रीज के अंदर एजुकेशन, साइंस में, कल्चरल हेरिटेज में, हिस्ट्री के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर अपनी मेंबर कंट्रीज की मदद करना कि वो इन तमाम फील्ड्स के अंदर वो आगे बढ़ सके। पाकिस्तान ने इसकी मेंबरशिप हासिल की थी 1949 के अंदर। यूनेस्को का एब्रीविएशन आप लोग को नजर आ रहा है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपने नाम सुना होगा। फॉर एग्जांपल जब आप लोग की बात की जाए, पाकिस्तान में 2005 में जल्जिला आया था तो यूनेस्को के हमारे पास इमदाद लेकर आया था। पाकिस्तान में जब भी सैलाब आता है तो यूनेस्को वाले इमदाद लेकर आते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो हेरिटेज वेबसाइट्स हैं जैसे मोंजोदाड़ो हो गया, आपका लाहौर फोर्ट हो गया, शालीमार गार्डन हो गया,
उन सब की हिफाजत जो है वो यूनेस्को की मदद से हो रही है। वो लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमत और यूनेस्को की मदद से उन सब चीज़ों की हिफाजत की जा रही है। इसी तरीके से उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया। अगर आप लोगों ने सुना हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी का नाम सुना हो, तो ये आप लोग आने वाले सेमेस्टर से पढ़ भी रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये तमाम इस किस्म के स्टैंडर्ड्स जो हैं ये यूनेस्को ने बनाए हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जब क्लाइमेट चेंज वगैरह के ऊपर बात शुरू की गई है तो यूनेस्को ने शुरू की। यूनेस्को ने यहाँ पे ये हमें दिया, एक तरह से यूँ कह लें कि प्रोजेक्ट दिया कि अपने स्टूडेंट्स के अंदर आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है। इसी तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, इवन पाकिस्तान की भी बाज़ जगहों पे उन्होंने जो वबाई अमराज होते हैं, कॉलरा हो गया, इस किस्म के दूसरे जो अमराज है उसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाई कि किस तरीके से आप इन अमराज से बचने की कोशिश कर सकते हैं। बात समझ। तो यूनेस्को जो है पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट एजुकेशनल साइंटिफिक कामों के अंदर इन्वॉल्व रहता है। जी, टीचिंग लिटरेसी के अंदर भी यूनेस्को का जिक्र आ रहा है। गुड। अच्छा, अब जब यूनेस्को हर जगह पे इन्वॉल्व है तो क्या ये मुमकिन था कि आईसीटी से दूर रहे? नहीं, उन्होंने आईसीटी का भी स्टैंडर्ड बनाया, डिज़ाइन किया कि उसके मदद से जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आईसीटी को अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकें। उन्होंने जैसे पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने मुल्क के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया, तो उन्होंने एक बेंचमार्क बना के दिया यूनेस्को ने कि तमाम मेंबर कंट्रीज़ इस बेंचमार्क की मदद से अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने जगहों पे उस आईसीटी को कॉलेज में, अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर सकें। और इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि जो डिजिटल डिवाइड है, फॉर एग्जांपल हमारे यूएस के जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में रिसोर्सेज कम है, तो अगर दोनों के पास एक ही जैसा फ्रेमवर्क होगा तो उम्मीद है कि एक ही फ्रेमवर्क पर चलते चलते ये डिजिटल डिवाइड कम हो जाएगा। जो रिसोर्सेज हुमा के पास अवेलेबल है वही रिसोर्सेज सदफ हैदर के पास भी होंगी, और उम्मीद है कि सदफ हैदर भी इसी तरीके से उस पर अमल करते हुए हुमा के बराबर पहुंचने की कोशिश कर सकेंगी। फिर इसी तरीके से अगर आप लोग कभी भी कोई प्लान वगैरह बनाने, आप लोग से कहा जाए बेटा फ्रेमवर्क बनाओ, बेटा वर्कशॉप की आउटलाइन बनाओ, बेटा पेपर बनाओ, तो आप लोग क्या करेंगे, यार कोई पहले का बना हुआ तो दिखाओ, तो समझ में था करना क्या है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास यूनेस्को की गाइडलाइन होगी तो आप यूनेस्को की गाइडलाइन की वजह से यूनेस्को की गाइडलाइन की मदद से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग जो है इस टेक्नोलॉजी को अपने स्कूल्स वगैरह के अंदर, आपके जो लोकल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे एजुकेशन वगैरह के, उनके पास ये रिसोर्स अवेलेबल होगी, तो इस गाइडलाइन की मदद से वो लोग ये लोगों तक ये मतलब इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ। तो मतलब ये कोई हैरत की बात नहीं है ये कोई हैरत की बात नहीं है कि यूनेस्को एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को, इस इंटरनेशनल इदारे को क्या जरूरत पड़ी कि वो आईसीटी का फ्रेमवर्क बनाए, बल्कि ना बनाने पे हमें हैरत होती कि यूनेस्को क्यों खामोश बैठा हुआ है। ठीक है। अब यूनेस्को ने इसका जो फ्रेमवर्क सबसे पहले दिया वो दिया 2008 के अंदर, उसके बाद दोबारा 2011 में उसको रिवाइज किया। अभी उसका वर्जन 3 चल रहा है, जो वर्जन 3 उन्होंने दिया 2018 के अंदर। इससे हमें पता चला कि वक्त के साथ साथ फ्रेमवर्क्स और गाइडलाइंस को भी अप टू डेट रखना चाहिए। हम ये ना समझें कि हमारे पास कोई फ्रेमवर्क है या गाइडलाइन है तो वो बिल्कुल फिक्स है और हम उसी को यूज करें। अच्छा, टीपैक हमने पढ़ा था सॉरी, हमने टीपैक पढ़ा था, तो टीपैक की शक्ल कुछ याद आ रही है? कैसी शक्ल थी, क्या था? वेन डायग्राम थी, सर्कल्स बने हुए थे, सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे। सैमर कैसा था? स्टेप वाइज था। ठीक है, यानी कि एक फ्रेमवर्क में वेन डायग्राम थी, सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, और एक के अंदर स्टेप बने हुए थे। ठीक है, तो अब इन्होंने कैसे बनाया? इन्होंने बनाया एक मैट्रिक्स, एक ग्रिड बना दिया। वर्टिकल ग्रिड के अंदर जो आपको ऊपर से नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, हर रो के अंदर उन्होंने लिखा वो कौन से, उन्होंने चीजों को दो हिस्से में तकसीम किया। पहले हिस्से में उन्होंने तकसीम किया वो कौन से काम होते हैं जो टीचर को करने पड़ते हैं। देखो टीचर को कौन कौन से काम करने चाहिए। टीचर को पेडागोजी आनी चाहिए, ठीक है, टीचर को असेसमेंट आनी चाहिए, टीचर को करिकुलम का पता होना चाहिए, टीचर को कंप्यूटर के ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी तो टीचर करता है, अटेंडेंस अटेंडेंस कैलकुलेट करना ये आना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे वर्टिकल में वो सारे काम लिखे जो एक टीचर को आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो हर रो के ऊपर एक ऐसा काम आ जाएगा जो टीचर को आना चाहिए, और उसके बराबर में दूसरे एक्सिस पे उन्होंने लिखा टेक्नोलॉजी का लेवल ऑफ यूज, कि टीचर जो है टेक्नोलॉजी का किस लेवल पे यूज कर रहा है। याद है हमने सैमर के अंदर भी लेवल की बात की थी, और हमने बात की थी कि टीपैक का सबसे बड़ा मसला क्या था, उसमें लेवल्स की बात ही नहीं है।
कि इस क्लास के अंदर भी टीपैक हो रहा है, उस क्लास में भी टीपैक हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कराई जा रही है, वहाँ पर जो है ऑनलाइन काम भी करवाया जा रहा है, तो कहाँ पे टीपैक ज्यादा है, तो हमें पता चला लेवल का भी फर्क होता है। उन्होंने यूनेस्को वालों ने इस बात को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने काम को इन दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यहाँ पे वो सारी चीजें आगे जो टीचर करता है, और यहाँ पे वो चीजें आगे कि वो किस लेवल पे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क है यूनेस्को का। अब यूनेस्को का फ्रेमवर्क जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस हवाले से, सबसे पहली बात ये आपके कोर्स का हिस्सा है, नंबर वन। नंबर टू, मेरे पेपर के अंदर जितने भी फ्रेमवर्क्स उसके हवाले से सवाल आएगा, ठीक है, फ्रेमवर्क्स का, यूनेस्को के हवाले से, टीपैक के हवाले से सवाल आएगा, मैं आपके पेपर की परफॉर्मेंस भी देखूंगा, तो आपने इसलिए इसको भी तैयार करना है। मैं पहले से बता रहा हूँ यूनेस्को का फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि आप किसी भी अच्छे इदारे में जाएंगे, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट जब जा रहे हैं आके बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि भाई इस सब चीज़ों से फायदा हो रहा है। जब वो जिक्र करते हैं टीपैक का, सैमर का, इन्फोग्राफिक्स का, कैनवा का, ई पोर्टफोलियो का, तो सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है। तो इसी तरीके से यूनेस्को का फ्रेमवर्क भी ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी अच्छे पढ़े लिखे इदारे में जाएंगे जहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद है, क्वालिफाइड। देखा हमारे उस मसला क्या कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों ने स्कूल्स खोले हुए हैं जो सिर्फ सेट है, धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी आप किसी अच्छे स्कूल वाले के पास जाएंगे जहाँ पे अच्छे उन्होंने क्वालिफाइड लोगों को जमा किया हुआ है, तो वो इन तमाम चीज़ों को जानते होंगे। अब वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जब आप टेक्नोलॉजी के यूज़ की बात कर रहे हैं, तो आप हमसे सिर्फ ये बात ना करें जी मुझे जूम चलाना आता है, जी मुझे ईमेल करना आती है, या मेरी जो है ना, मैं जो MS वर्ड यूज़ करना आता है। वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बात करें सैमर की, आप बात करें टीपैक की, और आप बात करें यूनेस्को फ्रेमवर्क की। और यूनेस्को का फ्रेमवर्क वैसे भी आप लोग के लिए बड़ा यूजफुल है कि आप लोग जब इसको अपनी क्लासेस में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने पर बात करेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें रेलिवेंट नज़र आएगा, ठीक है। मैं लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और